जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को बहुत बहुत नमस्कार। आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुझे अपना सत्संग आप लोगों को सुनाने का। तो गुरु जी से पहले ही भूल चूक की माफ़ी मांगते हुए अपना सत्संग आरंभ करता हूँ। मेरा सत्संग अधूरा रहेगा अगर मैं अपने मामा जी की बात ना करूँ। वो गुरु जी की संगत में हमसे काफ़ी पहले से शामिल थे और हमारे जीवन में समस्या ये थी कि हमारी कोई औलाद नहीं थी। मैं और मेरी पत्नी की शादी को 6-7 साल हो गए थे और बारंबार मामा जी का एक सुझाव आता था कि चलो तुम्हें गुरु जी के पास ले चलता हूँ। वहाँ एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा दरबार है, एक ऐसे गुरु जी हैं जहाँ लोगों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। और उनके साथ खुद एक एक्सपीरियंस हो चुका था कि उन्हें डॉक्टर ने बाईपास सर्जरी के लिए प्रिस्क्राइब कर दिया था उनके टेस्ट के आधार पे। तो वो गए गुरुजी के पास आशीर्वाद लेने की, गुरुजी मेरा बाईपास ठीक ठाक हो जाए। तो गुरुजी ने कहा तू बहुत दिन से तूने मेरे पैरों की को दबाया नहीं है, मेरे पैरों की सेवा नहीं की है, तो चल बैठ जा इधर मेरे पैर दबा। तो मामा जी पैर दबाते रहे और गुरुजी उनसे दुनिया भर की बातें करते रहे। और मामा जी के मन में, उनके दिमाग में चिंता चल रही थी कि कल बाईपास सर्जरी करवानी है। तो जब बहुत समय हो गया तो उन्होंने इजाज़त मांगी। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, छुट्टी हो गई, जाओ। और मामा जी ने कहा आशीर्वाद तो दे दीजिए कि मेरा बाईपास ठीक ठाक हो जाए। तो गुरुजी ने कहा बाईपास तो तेरा मैंने कर दिया है। और सुबह जब वो गए प्री एडमिशन टेस्ट के लिए तो सारे पैरामीटर्स ऐसे परफेक्ट थे जैसे कोई बहुत ही हेल्दी आदमी के हुआ करते हैं। और डॉक्टर को भी शक हुआ, उसने कहा कि शायद आपने रात को बहुत अच्छे से आराम किया है इसलिए ये सारे पैरामीटर्स ठीक आ रहे हैं। आप एक्सर्शन कीजिए, दिन भर का काम कीजिए, आप दोपहर बाद आइए। दोपहर बाद गए, फिर से सारे टेस्ट हुए, टेस्ट के पैरामीटर्स फिर बहुत बढ़िया आए। और उन्होंने कहा कि शायद पिछला टेस्ट गलत था, लेकिन डॉक्टर को क्या मालूम कि गुरुजी वो कर सकते हैं जो मेडिकल साइंस सोच भी नहीं सकती। तो उन मामा जी के साथ मैं पहली दफ़े गुरुजी के दर्शन करने गया। वैसे 2-3 साल से उनका सुझाव आ रहा था और किसी तरीके से संयोग नहीं बन पा रहा था। तो गुरुजी की इच्छा हुई सन 98 में। मैं श्रीनगर में पोस्टिंग पे था, वहाँ से लौट के आया तो उसी दिन मामा जी ने कहा कि गुरुजी आए हुए हैं। और वो स्थान जिसे आज छोटा मंदिर कहते हैं एम्पायर एस्टेट में, वहाँ पे बैठ रहे हैं। तो मैं, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, हमारे मामा जी के साथ वहाँ गए, जाके गुरु जी के दर्शन किए, उनका चरण स्पर्श किया, लंगर प्रसाद का आनंद उठाया और फिर सिलसिला शुरू हो गया जाते रहने का। मुझे उस दौरान वापस श्रीनगर जाना पड़ा, कोई सर्विस लैप्स हो गया था वहाँ पे हमारे लोगों से, तो उसे संभालने के लिए वापस भेज दिया गया। और वहाँ जाके कुछ ही दिनों में ऐसा हुआ कि जिस बॉडी ने, जिस कस्टमर ने सर्विस लैब्स का कंप्लेंट किया था, उन्होंने बुला के कहा कि जितनी अच्छी सर्विस आप दे रहे हैं उतनी अच्छी सर्विस हमें कहीं नहीं, कभी नहीं मिली और कहीं नहीं मिली। तो हम अपनी कंप्लेंट वापस ले लेंगे और आपको एक एप्रिसिएशन लेटर देंगे। तो कुछ ऐसा महसूस हुआ कि वो हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ था। तो ये गुरु जी का ही प्रताप है। तो लौट के आने के बाद हम जाते रहे। बहुत दफ़े इच्छा होती थी कि जाके अपनी समस्या बताएं, लेकिन पुरानी संगत ने मना किया था कि खुद से नहीं जाना, जब बुलाए जाओगे तभी जाके बात करना। तो एक दिन गुरु जी ने इशारा किया और मुझे बुलाया, मैं चला गया। उससे पहले हालांकि कई दफ़े मुझे धोखा हुआ कि बुला रहे हैं, परंतु उन्होंने कहा कि नहीं, तुझे नहीं, किसी और को बुला रहा हूँ। तो जब बुलाया तो सीधे सीधे पूछा थे क्यों आए। मैंने कहा गुरुजी औलाद नहीं है।
मन में जो चाहत, जो ख्वाहिश, जो कामना थी, सीधे प्रकट कर दी। गुरुजी औलाद नहीं है। गुरुजी ने सीधे जवाब दिया, ते हो जाओगी फिर भज जाए तू। अब ये सुन के पता नहीं मन में कहाँ से शक्ति आई, वरना तो गुरुजी का तेज और उनका रुआब और उनका रुतबा देख के मुंह में ज़ुबान नहीं रहती थी। तो कहा कि भजन ले नहीं आया गुरुजी। तो गुरुजी ने हंसने की मुद्रा बनाई और वैसी प्यारी हंसी मैंने शायद जीवन में कभी दोबारा नहीं देखी, पहले भी नहीं देखी थी। तो ठीक है फिर 8 दिन ही आंदे रहो। अब 8 दिन की माया ये थी कि मैं शिफ्ट में नौकरी करता था और 8 दिन की साइकिल थी, और एक ही दिन में जाके संगत में बैठ पाने के काबिल था बिना अपनी नौकरी पे डिस्टर्ब हुए। तो फिर मन में आया कि ये 8 दिन, गुरुजी ने कहा कि 8 दिन में एक दफ़े आओ, मे बी कोइंसिडेंस, बट ऑल ऑफ अस नो गुरुजी देयर इज नो कोइंसिडेंस। जो सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञ हैं, सब जानने वाले हैं, सर्वशक्तिमान हैं, उनके साथ कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। वो सब उनकी शक्तियां हैं, उनका ज्ञान है, उनकी कृपा है। तो जाते रहे। कुछ समय के बाद मेरी कंपनी में मिड करियर एमबीए के लिए मेरा नाम शॉर्टलिस्ट हुआ एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए। तो तब तक हमने हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाना शुरू कर दिया था दोबारा से। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि इस तरीके से मेरा नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है। तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप 1 साल के लिए चले जाएंगे और ट्रीटमेंट और प्रेगनेंसी, ये सब चीज़ें 1 साल के लिए पीछे चली जाएंगी, और पता नहीं दोबारा ट्रीटमेंट स्टार्ट होने पे उतना असर हो या ना हो, क्या होता है। तो मैंने कहा चलो गुरुजी से पूछ लेते हैं। तो गए, संगत में बैठे, जैसे लंगर शुरू होने वाला था जाके पूछा, गुरुजी नाम शॉर्ट लिस्ट हुआ है मिड करियर एमबीए के लिए, तो एग्ज़ाम दे दूं? तो गुरुजी ने सीधे जवाब दिया, ज़िंदगी में बार बार मौका नहीं मिलता, आप एग्ज़ाम दे दीजिए। मैंने एग्ज़ाम दे दिया। उसके बाद बहुत दिनों तक, जैसे कंपनियों में होता है, र्यूमर लिस्टें फ्लोट करती रही, और र्यूमर लिस्टों में मेरा नाम नहीं था। मैंने पत्नी को कहा कि देखो र्यूमर लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। हालांकि दिल में विश्वास था कि भाई गुरुजी ने कहा है एग्ज़ाम देने के लिए, तो नाकामयाब होना तो संभव ही नहीं है। और एक दिन की बात है कि डॉक्टर जो हमें ट्रीट कर रही थी वो 2 अटेम्प्ट आईयूआई के कर चुकी थी। आईयूआई एक रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव मेथड है, और उसने कहा था कि तीसरी दफ़े एक ट्राई करूँगी, और अगर कामयाब नहीं हुआ तो आईवीएफ करना पड़ेगा। और आईवीएफ उस समय के हमारे हालात के हिसाब से अफोर्डेबल नहीं था, और उसकी मेडिकल रीइंबर्समेंट भी नहीं मिलती है। तो बेहद मुश्किल नज़र आ रहा था कि यार आईयूआई का तीसरे अटैम्प्ट अगर नाकामयाब हुई तो क्या होगा। तो मैं और पत्नी हम चले गए, एक सैंपल दिया, वो टेक्नीशियन ने रिजेक्ट कर दिया, कहता आप दोबारा सैंपल दीजिए। तो दफ्तर में कह के आया था कि कुछ लेट आऊँगा, तो फिर फ़ोन किया, कहा कि भाई लंच के बाद आऊँगा या शायद ना भी आऊँ। तो सामने से आदेश आया बड़े अफसर का कि भाई नहीं, आज आपको आना ही पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है, आप आइए। तो गया, दूसरा सैंपल दिया, वो एक्सेप्ट हो गया। अब डॉक्टर ने आईयूआई करना था, तो पत्नी के एक मित्र को बुलाया। वो मित्र आई और उन्हें कहा कि भाई आप इनको घर ले जाइएगा, मैं ऑफिस चला जाता हूँ। ऑफिस गया तो बॉस बहुत गुस्से में, कहते अरे यार ये क्या है, तुम्हारा मिड करियर एमबीए के अंदर सिलेक्शन हो गया है। मैंने मन में सोचा मेरा क्या हो गया, ये तो गुरुजी का किया है जो सामने आया है। तो तुम मुझे सोम मंगलवार तक बताओ कि तुम ज्वाइन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि मुझे जवाब देना है। तो मन में फिर वही भाव आया कि जब गुरुजी के कहने पे ही चल रहे हैं तो उन्हीं से पूछेंगे ना। तो शाम को एक दिन के बाद गए, संगत में बैठे, गुरुजी के चरणों में जाके प्रश्न खड़ा किया, गुरुजी सिलेक्शन हो गया आपके आशीर्वाद से। गुरुजी ने कहा जाओ फिर करो, फिर तो कल्याण हो गया। अब मैंने मन में सोचा कि आपने कहा एग्ज़ाम देने के लिए, मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया, कल्याण हो गया, ये तो बड़ा ऑब्वियस है। लेकिन जो ऑब्वियस नहीं था, जो सिर्फ गुरुजी को ही मालूम था, वो बाद में सामने आना था। जब मैं चला गया, मैंने ज्वाइन कर लिया, 1 हफ्ते 10 दिन के बाद मैं लौट के आया, तो पत्नी ने कहा कि आते समय एक प्रेगनेंसी किट लेते आइएगा।
मैं लेके आया, अगले दिन सुबह उसने टेस्ट किया और देखिए गुरु जी का चमत्कार, उन्होंने कब का कह दिया था कि फिर तो कल्याण हो गया, एंड शी टेस्टेड पॉजिटिव। हम लोग खुशी से पागल हो गए। बिल्कुल गुरु जी की तस्वीरें चूम रहे हैं, हंस भी रहे हैं, रो भी रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि जिस चीज़ का हमने 9 साल से इंतज़ार किया वो एकदम अचानक आज कैसे हो गई। सिर्फ गुरु जी की कृपा और कुछ भी नहीं। तो उस दौरान अब वाइफ प्रेग्नेंट, मैं 40 किलोमीटर दूर, हफ्ते के हफ्ते एक आध दिन के लिए आना। अब उसका कॉलेज में पढ़ाने का सिलसिला भी मुश्किल में। तो देखिए गुरु जी की कृपा, एक उसकी कलीग थी जिसके पास घर था कैंपस के अंदर, उसके पति की पोस्टिंग विदेश हो गई और वो खुद आके उसने हमें ऑफर किया कि आप मेरे घर में रहेंगे, आप कॉलेज को एचआरए दे दिया कीजिएगा और मेरे घर में रह लीजिए। ये सब गुरु जी कर रहे हैं। और उसकी प्रेगनेंसी का सारा समय बहुत आराम से, आनंद से और नौकरी करते करते गुजरा। समय आने पे हमारे घर में पुत्र जन्म हुआ और उसको हम 40 दिन का होने पे गुरु जी के चरणों में लेके गए और जैसे ही उसे गुरु जी के चरणों में रखा तो गुरु जी पत्नी से कहते हैं, पूनम आंटी मुंडा होर ले ले। अब ये स्तब्ध, हैरान कि अरे ये बच्चा तो 40 दिन का है और आप कह रहे हैं मुंडा होर ले ले। इसने कुछ जवाब नहीं दिया। हम लोग लौट आए। कहती है देखो 40 दिन का बच्चा, गुरु जी कहते हैं मुंडा होर ले ले। पर उसके बाद एक सिलसिला बन गया। जब भी हम जाएं गुरु जी प्रश्न पूछे, पूनम आंटी मुंडा होर ले ले। अब वो कुछ जवाब ना दे। फिर एक ऐसा हुआ कि मेरा ट्रांसफ़र वेस्ट बंगाल हो गया और मेरे हालात ऐसे नहीं थे कि मैं जा सकता था। पिताजी को डिप्रेशन था, भाई एक असाइनमेंट पे विदेश गया हुआ था 3 साल के लिए। अब पत्नी के पास एक बच्चा 3-4 महीने का, माता जी की भी सेहत ऐसी नहीं थी कि वो देखभाल कर पाए पिताजी की, तो बिल्कुल असंभव था। अब वो ऑर्डर हुए तो मैंने, एक सीनियर अफसर थे हमारे, दूर के रिश्तेदार थे, उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, जिस बहुत बड़े अफसर के साइन किए हुए मैं उससे जाके जिरह नहीं कर सकता। वो बहुत ना मानने वाला और एकदम एरोगेंट और स्टबन किस्म का व्यक्ति है और मैं झाड़ नहीं खाऊंगा, तो तुम ऐसा करो, तुम जाने की तैयारी कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। अब दिन में ये बात हुई, शाम को गए, संगत में बैठे, चरण स्पर्श करने के बाद गुरु जी को कहा कि गुरु जी वेस्ट बंगाल ट्रांसफ़र हो गया। जवाब मिला थे जाओ पात मच्छी खाओ उत्थे जाके। मैं कहा गुरु जी मैं तो ऐसा कोई खानदान नहीं है। चलो चलो जाओ, छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई। इतने में पत्नी ने आके चरण स्पर्श किया। गुरु जी ने फिर वही आशीर्वाद, पूनम आंटी मुंडा होर ले ले। अब पत्नी के दिमाग में जाने क्या आया, उसने कहा कि गुरु जी ये चले जाएंगे तो मुंडा कित्थों दोगे। तो मैं कुछ दूर खड़ा था, वो इधर आ। जी गुरु जी। वो एक टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है कि मैनू मुंडा देना, कहती तुम चले जाओगे तो मुंडा किवें देंगा, चल तेरी ट्रांसफ़र कैंसल। और पता नहीं गुरु जी की क्या करनी हुई, कैसे हुई। मैं 2 साल तक कहीं नहीं गया, ना ऑर्डर कैंसिल हुए ना मैं कहीं गया। ऐसा बस गुरु जी कर सकते हैं। और ज्वाइन करने की दोबारा उसी जगह पे तारीख थी 7 जुलाई 2001। तो समय कटता रहा। 2 साल बाद ट्रांसफ़र हुआ मुंबई। तो गुरु जी से कहा कि गुरु जी ट्रांसफ़र मुंबई हो गया, तो जाओ फिर, अच्छी गल है, इन्हों भी लै जाओ, परिवार नू भी लै जाओ। और बीच में इस दौरान क्या हुआ था कि पत्नी ने एक बार कहा कि गुरु जी हमेशा कहते हैं मुंडा होर ले ले, मुंडा होर ले ले। तो मैं जवाब नहीं देती। मैंने कहा जो तुम्हारी इच्छा वो जवाब दो ना। तो एक दिन गुरु जी ने कहा पूनम आंटी मुंडा होर ले ले। तो पत्नी ने कह दिया जो तुम्हारी इच्छा गुरु जी। अब उस दिन ऐसा कह दिया और 3 दिन बाद बिना किसी ट्रीटमेंट के, बिना किसी हार्मोनल इंजेक्शन के, बिना किसी चीज़ के, शी कंसीव्ड अगेन एंड वी वर ब्लेस्ड विद अनदर सन। वो होने से पहले पत्नी के मन में विचार आ रहा था कि एक लड़की हो जाए तो अच्छा। प्रश्न पूछना चाह रही थी गुरु जी से, जाके चरण स्पर्श किया। इससे पहले कि कुछ बोलती, गुरु जी ने क्या, पहले भी मुंडा, फिर भी मुंडा, और भी मुंडा। तो
मैं कहा ले मिल गया जवाब बिना पूछे। तो जब बम्बई ट्रांसफ़र हो गई, वहाँ पे जाने के बाद गुरुजी ने फिर से कहा इन्हें ले जाओ नहीं तो मुंडा होर दे देंगा। तो हमें समझना है ये लोग कैसे जाएंगे, ये नौकरी करेगी, दोनों बच्चों को देखेगी, क्या करेगी। अब उस पशुपेश में एक दिन गए और गुरुजी ने उसे कहा पूनम आंटी तेन पता पीएचडी की होंदा। तो उसने कहा वही डॉक्टरेट इन फिलॉसफी। कहते हट, पीएचडी का मतलब होता है पागल होने का डर। तो वापसी पे लौट रहे थे, कहते हैं गुरुजी पीएचडी, पागल होने का डर, ये सब क्या कहते हैं। मैंने 2 और 2 4 जोड़ के किसी तरीके से समझ के फिर समझाया। मैंने कहा वो कह रहे हैं कि तू पीएचडी रजिस्टर कर ले, उसके साथ तेरे को छुट्टी मिल जाएगी, स्टडी लीव, और तू मुंबई जा पाएगी। और मुझे कह रहे हैं कि इनको लेके जा। तो वो सब बिल्कुल एकदम नेग्लिजिबल टाइम के अंदर हो गया और मेरा परिवार मेरे साथ मुंबई आ गया। वहाँ 2-3 संगत के लोगों को गुरुजी ने भेजा और वो सब भी बताया जो हमारे घर में था, हम जिस फ्लोर पे रहते थे, जो कि हमने कभी उनके सामने जिक्र नहीं किया, कुछ नहीं किया। और वो लोग आए, उन्होंने कहा कि ऐसा ही बताया था और आपका घर ऐसा ही है। और गुरुजी ने भेजा है, कहते जाओ उनसे मिल के आओ। तो जब 4 साल हो गए, 2007 की बात है, तो शुरू में मैं गया और मैं एक दिन छुट्टी के समय माथा टेकने वाला था। तो गुरुजी ने कहा कि तू दिल्ली आ गया। मैं कहा नहीं जी, मैं तो मुंबई हैगा। तैनू नहीं कह रहा, किसी होर नू कह रहा। पर दिमाग में समझ आ गया कि अब वापसी होने वाली है। इस बीच 2006 में पत्नी का डॉक्टरेट का प्री सबमिशन वाइवा था, प्रेजेंटेशन थी, फिर वाइवा था। तो 7 जुलाई 2006 को हम लोग दिल्ली में थे, जाके गुरुजी के जन्मदिन के उत्सव में शामिल हुए। वैसे जन्मदिन के उत्सव वाले दिन दसियों हज़ारों लोग वहाँ होते हैं। कई बार आदेश होता है कि चरण स्पर्श भी नहीं करना, दूर से हाथ जोड़ के आगे बढ़ते जाइए। पर उस दिन जाने क्या हुआ, गुरुजी ने कहा इधर आ। मैं गया, जी गुरुजी 11 जुलाई ਨੂੰ गुरु पूर्णिमा है, तू हाजिरी लगानी है। मैं जी गुरुजी। सारी टिकटें जो करवाई थी वापसी की चेंज कराई और पत्नी ने कहा ये शायद मेरी हेल्प कराने के लिए किया है, मेरी प्रेजेंटेशन बनवाइए अब बैठ के। चलिए वो सब हुआ, उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा गया। और 11 जुलाई को हम गए, दूर से माथा टेका, गुरुजी की तरफ देखा, उन्होंने बिल्कुल कोई एक्सप्रेशन नहीं शो किया, कोई बात नहीं की। हमने कहा यार रोका भी और कोई बात भी नहीं की और इवन बिल्कुल कुछ रिकॉग्नाइज नहीं किया, क्या बात हो गई। पर उस प्रश्न का जवाब भी सिर्फ 15 मिनट दूर था। जैसे ही उस उत्सव से बाहर निकले, फ़ोन ऑफ था, फ़ोन ऑन किया, सैकड़ों SMS आए हुए, आप कहाँ हैं, आप कैसे हैं, आप ठीक ठाक तो हैं। 11 जुलाई 2006 को दिल्ली बम्बई में मेरे ऑफिस के सामने वाले लोकल स्टेशन में और कई और स्टेशनों में बम धमाके हुए थे। और अगर गुरुजी ना रोकते तो मैं जाने कहाँ होता, और होता भी या नहीं होता ये वही जानते हैं। 2007 में लौट के आए। लौट के आने के बाद हम एक कंपटीशन एंटर किया करते थे बिजनेस सिमुलेशन का। तो 5 में और 6 में हम नेशनल फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन जीते नहीं थे। 2007 में 1 जून से वो कंपटीशन होना था, लेकिन 31 मई 2007 को गुरुजी ने महासमाधि ले ली। मैं गया, उनके अंतिम दर्शन किए और दिल टूट गया, आंसू छूटने लगे और बस ऐसा महसूस हो गया कि दुनिया ख़त्म हो गई है। लेकिन बाहर निकलने के बाद मैंने अपने टीममेट्स को कहा कि मेरे बस का कुछ नहीं है, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मेरे गुरुजी चले गए हैं। लेकिन गुरुजी ने इस चीज़ का जवाब भी कुछ ही दिनों में देना था। और उस साल हम वो कंपटीशन जीते। गुरुजी ने मुझे दावे के साथ बता दिया कि मैं कहीं नहीं गया, मैं वहीं हूँ जहाँ था, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, मेरी कृपा अब भी तुम्हारे साथ है। इसके बाद एक और ख़ास हादसा जो मेरी ज़िंदगी में हुआ सन 2013 में, 22 फरवरी 2013 को स्कूल के लोगों की रीयूनियन हो रही थी, पार्टी में थे,
डांस कर रहे थे, हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक आया, डॉक्टर साहब थे एक साथ में जो मेरे से तीसरी से लेकर 12वीं क्लास तक पढ़े थे। उन्होंने मुझे हॉस्पिटल जाने की पेशकश की। मैंने कहा आप 2 मिनट रुक जाइए, मुझे लगता है मैं बैठूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। उन्होंने कहा चलो 2 मिनट दिए, और 2 मिनट के बाद दर्द नहीं गया, वो लेके हॉस्पिटल चले गए। वहाँ एंजियोग्राफी हुई और डॉक्टर ने कहा एमआई का केस लगता है। एमआई इज टेक्निकल टर्म फॉर हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। और मैं चूंकि कुछ बायोलॉजी पढ़ा था, मैं समझ गया, ध्यान में गया। अब कई लोग जो नॉन बिलीवर हैं या आधे मानने वाले हैं वो कहेंगे कि ये आपका इल्यूजन भी हो सकता है, इमेजिनेशन भी हो सकती है। चाहे इल्यूजन है, इमेजिनेशन है, जो भी है, कल्पना है, परिकल्पना है, मैं इस परिकल्पना के साथ कई कई जन्म तक जीना चाहूँगा। तो मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आज मुलाकात हो रही है। गुरुजी ने छिड़क के कहा, जिथे हो उत्थे ही रहो, जो कर रहे हो उयो करते रहो, कोई नहीं मुलाकात हो रही ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। तो मेरी पत्नी आई, कहती फॉर्म साइन करने को कहते हैं इंडेमनिटी का, कि भाई आप पे प्रोसीजर होगा। मैंने कहा तू साइन कर दे। मुझे जवाब मिल गया, मैं कहीं नहीं जा रहा, मुझे कुछ नहीं हो रहा और मैं यहीं का यहीं रहने वाला हूँ, गुरुजी जवाब दे गए। तो उस जवाब के सहारे उसके इतने वर्षों तक आज तक जीवित हूँ, स्वस्थ हूँ, पहले से बेहतर जी रहा हूँ। और गुरुजी की शान में यही कहना चाहता हूँ, तेरे नूर की एक बूंद से जिंदगी में खुशियों का सैलाब आ गया। जिसने भी मुझे देखा ये कहा, हाय इसके नसीब पे कितना शबाब आ गया। और जब भी मैंने कोई तमन्ना की, सोच रहा था दुआ करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, अभी इसी पे पशोपेश में था कि तेरे दर से बिना मांगे ही उस दुआ का मुकम्मल जवाब आ गया, मुकम्मल जवाब आ गया। जय गुरु।